नाज़रीन, एक जानिब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से खत लिख दिया गया है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं नाज़रीन। अहम मामले पर सबसे पहले बात होगी। पंजाब असम्बली के इजलास पर डिप्टी स्पीकर और काफ लीग के सेक्रेटरी असम्बली में ठन गई है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज ही इजलास होगा, वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। 16 तारीख का इजलास भी मेरे हुक्म पर हुआ, आज भी मेरी हिदायत पर ही इजलास होगा। आज बुलाए जाने वाले नोटिफिकेशन का इजलास मेरे दस्तखत से जारी हुआ, जबकि काफ लीग का यह कहना है कि पंजाब असम्बली का इजलास आज गैर आईनी होगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद अदीम और फहीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मियां शाहिद अदीम, आप बताएगा ये क्या मामला है? डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से क्या बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आज इजलास होगा? इससे कबल कल जो है वो ये नोटिफिकेशन सामने आया था, ये कहा गया था कि पंजाब असम्बली का इजलास 6 की बजाय आज जो है वो 16 अप्रैल को होगा। लेकिन उसके बाद रात के जो है वो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब असम्बली का इजलास आज बुध को 6 अप्रैल को ही शाम 7:30 बजे होगा, जिस पर जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने से ऑर्डर जारी किया था। लेकिन उसके बाद असम्बली सेक्रेटरी के दरमियान का ये कहना था कि इजलास जो है वो 16 अप्रैल को ही होगा। इस तरह का कोई जो है वो ऑर्डर जो है वो उसको हम नहीं मानते। लेकिन जब 92 न्यूज़ की स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से बात हुई तो उसका ये कहना था कि अटॉर्नी जनरल पंजाब ने कल सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई थी कि पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा और आज ही इस पर जो है वो वोटिंग भी होगी। इसलिए मैंने इसका इजलास को तलब किया है और इजलास होगा। लेकिन दूसरी जानिब असम्बली सेक्रेटरी का डिप्टी अहकाम मानने से इनकार सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आज का जो इजलास है वो नहीं हो रहा और पंजाब सेक्रेटरी की जानिब से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 16 अप्रैल को होगा। तो इस वक्त ठीक है मियां शाहिद नदीम, आप हमारे साथ रहिएगा। फहीम अमीन की जानिब बढ़ते हैं। फहीम अमीन, बताइएगा कि काफ लीग का इस पर मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है? बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग काफ के जो मौक़िफ़ सामने है उसके मुताबिक ये है कि इजलास को 16 अप्रैल को ही तलब किया जाना है, क्योंकि इस हवाले से बाकायदा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक इजलास 16 अप्रैल को होगा। जो आज इजलास तलब किया गया है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, इस हवाले से काफ लीग का कहना है कि ये एक सादा एक कागज़ पर एक आज के इजलास को तलब किया गया है, जबकि इजलास को तलब करने का बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि इस इजलास के तलब करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तर्जमान स्पीकर पंजाब असम्बली डॉक्टर जैन अली इस हवाले से ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है, मरम्मत के हवाले से काम जारी है, उसके बगैर किस तरह असम्बली का इजलास हो सकता है। इस हवाले से हमारा यही मौक़िफ़ है कि जो इजलास तलब करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था 16 अप्रैल का, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फहीम अमीन और मियां शाहिद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास आज ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है, जबकि तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि आज इजलास नहीं है। असल सूरत हाल क्या है जान लेते हैं मोहम्मद शाहिद चौधरी से, जो इस वक्त डिप्टी स्पीकर के साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताएगा डिप्टी स्पीकर का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं होगा, इस हवाले से कन्फ्यूजन जो है वो रात की पैदा हो चुकी है। पहले डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से जो है वो 16 अप्रैल को जो है वो इजलास तलब किया गया था, गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया। लेकिन रात गए जो है सरदार साहब ने जो नोटिफिकेशन जो इनका ऑर्डर आया उसके मुताबिक आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास 7:30 बजे होगा। इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, अभी जो असम्बली सेक्रेटेरिएट में वहाँ लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि आज इजलास नहीं होगा, आपने जो है ऑर्डर जारी किया, असल हकीकत क्या है? मैंने ऑर्डर जारी किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी एडवोकेट जनरल को और वो मैंने उसी बात पे मैंने अपने लॉयर्स के साथ मशवरा किया और मैंने उसकी ऑर्डर ऑफ द डे मैंने जारी कर दिया, ताकि जो प्रोसीजर एक है हम उसको, जो कानूनी प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द बुक्स, हम उसको पूरा करें। क्या इसमें ये लाजिम था कि जो गजट नोटिफिकेशन जैसे पहले कल आपने जारी किया था, क्या उसी तरह या आपके ऑर्डर से जारी हो सकता है? उसी तरह जिस तरीके से गजट नोटिफिकेशन पंजाब असेंबली जारी करता है उसी तरीके से। लेकिन असम्बली सेक्रेटेरिएट वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो क्या आज फिर भी आप हर हाल में इजलास करवाएंगे या अगर वो नहीं होने देते तो क्या तरीकाकार होगा? मेरी पूरी कोशिश है और मैं कानून के ज़ाब्ते में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, अपने जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए
जो भी प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा सरदार साहब, एक कंफ्यूजन है कि शायद कोई ऑपोजिशन वालों के साथ आपकी कोई बात तो नहीं हो गई, क्या वजह बन गई? एक ऐसी कंफ्यूजन पैदा हुई है कि शायद आपका कोई राब्ता तो नहीं होगा, ऐसी कोई बात है या हुकूमत की मर्जी इसमें शामिल थी जो आपने आज भी इजलास बुलाया? भाई मेरा सबसे रब्ता रहता है, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, एक इम्पार्शल सीट है, सबसे मुलाकातें होती रहती हैं और अपोजिशन वाले भी भाई हैं, ट्रेजरी बेंचेस वाले भी भाई हैं, सब हम भाई हैं। जी, आपने यहाँ पर जाना, सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी का कहना है कि आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के हदायत के मुताबिक जो है आज तलब किया है और आज ही उसका इजलास जो है वो ज़रूर होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज ज़रूर होगा। शाहिद चौधरी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सियासी बहरान, कड़ा इम्तिहान। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग आईनी बहरान अस्कुत नोटिस केस की समात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात कर रहा है। चीफ जस्टिस ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास के मिनट्स मांग लिए। मजीद इस हवाले से जानेंगे हुसैन अहमद से, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस तरह से केस की समात जारी, इस पर बात करेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद बताएगा, क्या दलाइल पेश किए जा रहे हैं हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से, बाबा रवान की जानिब से जो दलाइल दिए गए उस पर जजेस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग नोटिस केस आज शुरू हुई है, तो पहले पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन होना था वज़ीर आला का, उस हवाले से डिस्कस किया गया है। उसके बाद बाबर रवान जो है वो पेश हुए हैं और उनका ये कहना था कि हमारे सिफारतकारों की बैरून मुल्क मुलाकात के बाद 7 मार्च को हुसैन अहमद से हम राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि दलाइल दिए जा रहे थे बाबा रवान की जानिब से, कोशिश है मुकदमे को निपटा दिया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। अहम अदालती कार्रवाई इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग आईनी बहरान अस्खुद नोटिस केस की समात हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात कर रहा है, जबकि चीफ जस्टिस ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास के मिनट्स भी मांग लिए हैं। बाबा रवान की जानिब से दलाइल दिए गए। कहा गया, नून लीग के सदर ने कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है। आज हुकूमती वकीलों की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। मजीद क्या कहा गया है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, बाबा रवान की जानिब से दलाइल कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे? जी देखिए, बाबर रवान के दलाइल जो है वो इस वक्त जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने ये देखना है कि क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा कोई मटेरियल मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कब हुई है, एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? आपने ये बताना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। इस केस में एक इल्जाम लगाया गया है, हम डिस्प्यूटेड फैक्ट्स पर जो है वो नहीं जाना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने एक इकदाम किया है, बुनियादी चीज यानी हकायक पर आए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फैसला जो है वो करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई है। बाबर रवान ने कहा कि मीटिंग होती है और उसका जो है वो साइड आता है और 7 मार्च को जो है वो पाकिस्तान में एक लेटर आता है और मीटिंग में डिप्टी हेड ऑफ मिशन डिफेंस अताशी समेत 3 डिप्लोमेट्स जो है वो शामिल थे। बाबर रवान ने कहा कि डिसाइफर करने पर पता चलता है कि इसमें 4 चीजें हैं। अदालत ने कहा कि क्या वो मालूमात कोर्स में आई हैं या सरबमोर लिफाफे में, आपने डिसाइफर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बाबर रवान ने कहा कि मैं इसको यूं कर लेता हूं कि हमारा फॉरेन ऑफिस इस पर नजर डालता है। एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी दस्तयाब नहीं होते। इसके अलावा डॉक्टर बाबर रवान ने यह भी कहा कि मीटिंग होती है और उसका साइफर आता है 7 मार्च को पाकिस्तान में, और साथ साथ जो है वो साइफर से नोट्स बनाकर फॉरेन मिनिस्ट्री काबीना मीटिंग को ब्रीफ करती है। मैं एक ब्रीफ बनाकर लाया हूं जिसे इन कैमरा समात में दिखा सकता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी काबीना की मीटिंग जो है वो कब हुई थी, जिस पर बाबर रवान ने बताया कि काबीना इजलास की तारीख मालूम करके बताऊंगा। बाबर रवान ने कहा कि क्या कुछ बातें इन कैमरा हो सकती हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि फॉरेन ऑफिस ने जो ब्रीफिंग दी है वो अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल खत नहीं मांग रहे। अदालत ने बाबर रवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन कैमरा समात करें। पीटीआई के जो वकील बाबर रवान है उनका कहना था कि मरासले में 4 चीजें सामने आई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा तफसीलात जो है वो नहीं दे सकता, ताहम फॉरेन ऑफिस ने मरासला देखकर वज़ीर-ए-आज़म और वजीर खारजा के साथ मीटिंग की है।
बाबर अमान ने कहा कि काबीना की मीटिंग में मुतलका डीजी ने मरासले पर ब्रीफिंग दी है, ताहम इन कैमरा की जो इस्तदा थी बाबर अमान की वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। इस वक्त बाबर अमान दलाइल जारी रखे हुए हैं और जब केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले पंजाब असेंबली में होने वाला जो आज वज़ीर आला का इलेक्शन था उस पर जो है वो बात की। आजम नज़ीर सारड़ ने कहा कि वहाँ पर शदीद हालात कशीदा हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज कुछ न कुछ अहम फैसला जो है वो इस हवाले से कर देंगे। जी ठीक, हुसैन अहमद हमें अदालती कार्रवाई का तफसीलन अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, एक तरफ केस की समाअत जारी है तो दूसरी तरफ ऐवान सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए खत लिख दिया गया। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए खत लिखा गया। खत में कहा गया कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इस तमाम तर सूरत हाल में बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे से मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से जो काम है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मरासला भिजवा दिया है, जिसमें उनसे आम इंतखाबात की तारीखों का जो है वो तारीखें मांगी गई हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 48 और 224 के तहत सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना होता है और कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराए। इसलिए इलेक्शन कमीशन से तारीखें मांगी गई हैं, प्रपोजल्स मांगे गए हैं कि कौन सी तारीखें मौजू हैं इंतखाबात के लिए। और इलेक्शन एक्ट में भी ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। तो ये मरासला अब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन जल्द इस हवाले से भी फैसला करेगा। जी, फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे। फराह पाकिस्तान से फरार क्यों हुई? सहाफ़ी के सवाल पर फवाद चौधरी सीखपा हो गए। उन्होंने सहाफ़ी को कहा कि आप पैसे लेकर ये सवाल कर रहे हैं, जिस पर सहाफ़ियों और फवाद चौधरी में शदीद तल्ख कलामी हुई। सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी के सामने से माइक हटा लिए। असद उमर ने मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की तो सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जिस पर फवाद चौधरी ने इनकार कर दिया और मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर चले गए। तो आपको बता रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये मामला पेश आया है। फराह पाकिस्तान से फरार क्यों हुई? सहाफ़ी के सवाल पर फवाद चौधरी सीख पा हो गए। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उसमें हमने फैसला किया है कि इनका हर जगह पे मुकाबला किया जाएगा और मुहासबा किया जाएगा। ये पहले पार्लियामेंट से भागे हैं, इंशाल्लाह आज यहाँ से भी भाग जाएंगे और फिर मेरी आज की बात याद रखना, ये इलेक्शन से भी भागेंगे। और अगर एहतजाज ये जो छोटा मोटा कर रहे हैं, कल ये भी फैसला हुआ है कि अगर तमाम मुतहिदा अपोजिशन को एहतजाज की ज़रूरत पड़ी तो फिर ये मुल्क देखेगा कि इस तरह का एहतजाज इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये पूरा मुल्क बंद होगा और ये जहाँ जहाँ पे जाएंगे इनके पीछे जाएगी मुतहिदा अपोजिशन। जिस तरह मेरा सवाल ये है कि अभी आप इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बात कर लें, तो जब इमरान खान अपोजिशन में था तब वो भी इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहा था, तब गवर्नमेंट हमें सीरियस नजर नहीं आई। फिर इमरान खान आ गए, तब भी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बात हुई, लेकिन हमें माजरत के साथ जो जमातें हैं जो नुमाइंदगी करती हैं वो इस हवाले से सीरियस नजर नहीं आती। या इसको 10 साल हो गए, क्या इसमें आपको कोई कसूर नहीं है क्या तमाम जमातें? देखिए, गुजारिश पहली तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मार्च हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाजा की। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। आइन को इमरान नियाजी और उसके साथियों ने पामाल किया। इमरान नियाजी ने 3 अप्रैल 2022 को अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को ज़बाह कर दिया है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा आप भी देखिए। इमरान नियाजी ने 3 अप्रैल 2020 को अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को ज़बह कर दिया है। आइन किसी भी रियासत की बुनियाद होता है। आइन किसी रियासत में उसके शहरियों के हकूक़ की ज़मानत फराहम करता है। आइन को पैरों तले रौंदा जाए, अगर आइन को बेवकत किया जाए तो वो रियासत भी खोखली और बेवकत हो जाती है। पाकिस्तान के साथ बदतरीन मजाक है जो इमरान नियाजी ने किया है।
اسی طرح رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر کا کہنا ہے کہ عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی. یہ ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. نہ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ واپس ہوگی بلکہ ان کو آئین توڑنے کی سزا بھی ملے گی. ان کی جانب سے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے. عمران خان کو صرف یہ ریورس نہیں ہونا اور ان کو سزا بھی ہونی ہے. انہوں نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کی ہے, ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے انر سرکل کے جو بھی لوگ تھے, انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا اور اپوزیشن کے حق میں ہوگا. ہم نے 1 مہینے کی ایفرٹ کی, 1 مہینے کی, اور عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا, پوری حکومت کو گھر بھیج دیا. آج پنجاب کا فیصلہ ہوگا, وہاں بھی دیکھ لینا کیا ہوگا. تھوڑا سا خیال کریں کہ پاکستان کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں بالکل انارکی اور کیوس ہو. جب اتوار کو نو کانفیڈنس موشن ہوئی ہے تو ججز نے خود ان کے فیصلے میں کہ ججز نے ایکسپریس کیا کہ بہت سیریس کنسرن ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو گیا, اس وجہ سے سلو موو لیا تھا. جبکہ جواب میں اسد عمر کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے مراسلے پر سوال اٹھایا. جب پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو سب کو بلایا گیا تھا. یہ مذاق ہے کہ صرف شہباز شریف کو بتایا گیا اور باقی رہنماؤں کو نہیں بلایا گیا. اسد عمر نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے. بات جو میاں شہباز شریف نے کی, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آخری منٹ پہ بلایا اور کسی اور کو نہیں بلایا. اسمبلی کے اندر جس وقت ہم گئے اور اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, وہاں پر 150 سے زیادہ اپوزیشن کے ایم این ایز موجود تھے. 1 سے زیادہ دفعہ اس قرارداد کے اوپر. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 43ویں برسی پر لندن کے مقامی کالج میں افطار, ڈنر اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں پیپلز پارٹی کے عہدیدار اور کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے. تقریب میں موجودہ سیاسی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیوں اور جدوجہد کو سراہا گیا. کئی شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. تقریب کا حوالہ جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. مغربی لندن کے آکسفورڈ لندن کیمپس میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر گریٹر لندن میاں سلیم اور سیاسی و کاروباری شخصیت امانت علی کے زیر اہتمام پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 43ویں برسی کے موقع پر ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں لندن میں مقیم پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور اراکین نے شرکت کی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آمریت کے خلاف قیام اور پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا. اس موقع پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری, معروف سماجی اور سیاسی شخصیت مشتاق احمد لاشاری, سمیہ علی, شمیم بھٹو, راجہ افتخار, ندیم میوہ والا, فخر عمران, عارف مغل اور شوکت ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری اقدار کی پاسداری کا ثبوت ہے. ہم اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. اس موقع پر لندن سے تعلق رکھنے والے معروف کاروباری شخصیت امانت علی اور کراچی سے سابق ایم پی اے مرزا خلیل اللہ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. شرکاء نے انہیں مبارکباد پیش کی. پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش اور عمران خان کی جانب سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ملک میں خالص سیاسی اور جمہوری اقدار کی آئینہ دار کون سی پارٹی ہے. عوام اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو اور آصف الزرداری کی سیاسی بصیرت پر یقین رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تو نظر آ رہی ہے کہ اگلے جب بھی الیکشن ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واضح ایکسیڈنٹ کے ساتھ حکومت بنائے گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ایسی حکومت بنے جس کے اندر پاکستان کی ترقی, پاکستان کے جو مسائل ہیں اس سے نکالنے کے لیے آگے چلا جا سکتے. جی یہ بھٹوازم کا اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ ہماری پرانی نسل تک کے پہنچایا گیا تھا, اور اس سے بڑھ چڑھ کے ہمیں آئندہ جو ہماری نسل ہے بہت ضروری ہے, بیکاز اس میں ہماری بقا ہے. اور بھٹوازم جو ہے وہ ہر ایک کی بقا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کو اگر آگے نہیں پہنچائیں گے تو ہم اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ظلم کریں گے. جی آج 43rd بھٹو صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. شہید صاحب نے بھٹو صاحب نے اسی دن پہ ان کی جان لی گئی تھی, تو اتفاق سے کیا ہوا کہ ایک ہی دن پہلے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان میں چل رہا ہے جو نہایت ہی خطرناک ہے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شہید بھٹو کے نظریات سے متاثر ہو کے پارٹی کے جو بھی اپنا قیادت ہے اس کی قربانیوں سے, ان کی جو انہوں نے استعماری قوت کے آگے سر نہیں جھکایا, پاکستان کی ترقی اور کامرانی کے لیے اپنے شہادتیں دیں. ذوالفقار علی بھٹو نے, شہید بے نظیر بھٹو نے. میری تمام تر ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی از ون آف دا بیسٹ پارٹی
اور اسی میں مجھے جانا چاہیے جو کہ میں نے آج فیصلہ کیا اور اس میں شامل ہو گیا. اس میں شامل ہوتے وقت پیپلز پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ایک فیملی کی طرح ویلکم کیا اور جس کی میں توقع کر رہا تھا. بھٹو صاحب جو ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے, ان کو افکار کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے بارے میں سیمینارز کرنے چاہیے. انہوں نے ایک انسان تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ہیں, ان کی برسی ہے اور اس دن کے حوالے سے اسپیشل میں وہی کہوں گی کہ وہ شخص جو کہ ہماری بنیادی نیڈ ہے اور انسان کی بنیادی نیڈ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, اور جس چیز کا شعور ہمیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اس سے پہلے لوگ آتے رہے, سیاست کرتے رہے اور آج تک بھی سیاست کرتے ہیں, لیکن کسی نے یہ روٹی, کپڑا اور مکان اور جو انہوں نے غریب کو ایک جو مقام دیا, جو اس کو اختیارات دیے, جو لوگوں کو فری ہینڈ دیا, وہ آج تک کوئی اور گورنمنٹ نہیں دے سکی. ہم پروو کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر تھا وہ ابھی تک زندہ ہے, اس کی جو محنتیں جو تھی, اور میں اس وقت اسپیچ میں میں دے رہی تھی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت سے بھٹو نے جب پہلا قدم جو لیا تھا وہ کشمیر کے لیے لیا تھا, وہ اگریمنٹ بنائی تھی. تقریب میں افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا اور نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی پرچم پہنائے گئے اور آخر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. پاکستان میں جاری سیاسی اور آئینی بحران پر لندن میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. کچھ اوورسیز پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کی تائید کرتے دکھائی دیے تو کچھ کا کہنا تھا کہ آئین ہی پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے اور کوئی بھی غیر آئینی قدم ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. بیورو چیف UK غلام حسین آوان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا, یہ دیکھتے ہیں. عمران خان نے تو بولا ہے کہ نیو الیکشن ہونے چاہیے اور ویسے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ آئیں گے کیونکہ اچھے لیڈر ہیں, ان جیسا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. تو کیا کہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ واپس ہمارا پرائم منسٹر عمران خان واپس آئے اور ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطلب پیریڈ میں اتنے مطلب چوروں کے ملک میں رہ کے اپنے آپ کو سروائیو کرنا اٹس ناٹ ایزی. سو ڈیفینیٹلی آئی ہوپ فار دا بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری کرے اور الیکشن ہو رہا اور ہماری عوام اٹھ کر دوبارہ سے ایک ایسے بندے کو لے کر آئے پاکستان میں جو ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہو. اگر غیر آئینی طور پر توڑی گئی ہیں تو ان کو اسمبلیاں بحال کرنی چاہیے اور آئین کے مطابق جو بھی کام ہے اس کو کرنا چاہیے. اور سب لوگ یہ اپنی جو کشمکش کر کے سب لوگ اپنی کرسی کے لیے یہ اس کو چھوڑیں اور ملک کا سوچیں. یہ ویسے بہت ہی بحران کی طرف ملک جا رہا ہے اس طرح نہ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے. ان کو چاہیے کہ سب مل کے ایک فیصلہ کریں اور عدالت کے ساتھ چلیں اور جو آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, اس کے ساتھ یہ کام کریں. اپنے ملک کو تو سنوارنے والا کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی آ رہا. ٹھیک ہے, اپنے ملک کو تو صاف ستھرا یا ایسا کرنا چاہیے نا ان کو سہولتیں ہوں. عوام کی کوئی نہیں سنتا, بس اپنی اپنی سیٹ کے لیے سب روتے ہیں. عمران خان جو ہے نا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں سیاستدان بن گیا ہے. جو پاکستان کے اندر جیسا سسٹم ہے اس حساب سے اس نے ایک اچھا پلے کارڈ کھیلا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ایماندار ضرور ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہینڈسم بھی ہے, مگر عمران خان کو حکومت چلانے نہیں آئی. مگر ہم پھر بھی اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ ایماندار ہے, اس کے ساتھ رب الذات ہے اور دعائیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو موقع دے.